नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। 20 और 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की यात्रा पर रहे। 20 दिसंबर को दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुवाहाटी पहुंचे तो उन्होंने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया, उसका उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। हवाई अड्डे का नया टर्मिनल असम में कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में परिवर्तनकारी उपलब्धि साबित होगा। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत नया टर्मिनल प्रतिवर्ष लगभग 1.3 करोड़ यानी 1 करोड़ 30 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। असम यात्रा के दूसरे दिन 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने बोरागांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप पहुंचे, जहां उन्होंने असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन किया। असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए यह बड़ा दिन रहा। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से इसका इंतजार था और वो सपना आज पूरा हुआ। इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। असम को बहुत आगे लेकर जाना है। असम की जो ताकत है, असम की भूमिका जो अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम की वैसी ही ताकतवर भूमिका होगी। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, कृषि का क्षेत्र, नए अवसर, टी गार्डन और यहाँ पर कामगारों की उन्नति, पर्यटन में वृद्धि, ये सारी स्थितियाँ असम को पूर्वोत्तर के अग्रणी राज्यों में शुमार ही नहीं करती, बल्कि असम को भारत का ईस्टर्न गेटवे यानी पूर्वी प्रवेश द्वार भी बनाती है। कितना महत्वपूर्ण और उपलब्धिपूर्ण रहा प्रधानमंत्री का असम दौरा। कैसे असम को ही नहीं, समूचे पूर्वोत्तर में विकास के नए आयाम गढ़ेगा। कैसे असम और पूर्वोत्तर के विकास में विकसित भारत के सपने को गति मिलेगी। आज अगले आधे घंटे में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय भी। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के असम दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर रहे और इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पूर्वोत्तर को 15,600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और आज रविवार को डिब्रूगढ़ में नामरूप में अमोनिया यूरिया कारखाने के लिए भूमि पूजन किया। यह उर्वरक संयंत्र 10,601 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार होगा और इसके बाद उत्पादन क्षमता में 12.7 लाख मीट्रिक टन की सालाना वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की उद्योग और कनेक्टिविटी की जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है, युवाओं को नए सपने देखने का हौसला भी दे रही है। डिब्रूगढ़ नामरूप की पहचान खाद कारखाने की वजह से बनी थी और कारखाना बंद होने के साथ ही धूमिल हो गई। एक दौर देश में ऐसा भी रहा जब धीरे धीरे खाद कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन हालात बदले 2014 के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक तकनीक के साथ खाद कारखानों को पुनर्जीवित करने की मुहिम शुरू की गई। सिंदरी, गोरखपुर, बरौनी, रामागुंडम के बाद अब नामरूप कारखाने का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से ये कारखाने कभी बंद हो गए थे। पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला, वो अपनी मस्ती में ही रहे। ABFCCL कारखाने की क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना की होगी।
ये करीब 11,000 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किसान कल्याण भी सुनिश्चित करेगा, साथ ही आने वाले दिनों में देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनेगा। आपने मुझे काम दिया 10-11 साल पहले, तब उत्पादन होता था 225 लाख मैट्रिक टन। ये आंकड़ा याद रखिए। पिछले 10-11 साल की मेहनत में हमने उत्पादन बढ़ा करके करीब 306 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है और अभी हमें हर साल करीब 380 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ती है। हम 306 पर पहुंचे हैं, 70-80 और करना है। लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से योजना बना रहे हैं और जिस प्रकार से मेरे किसान भाई बहन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम हो सके उतना जल्दी इस गैप को भरने में कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के प्रति सरकार संवेदनशील रही है। बीज से लेकर बाजार तक क्रेडिट कार्ड, सम्मान निधि, अनुसंधान, बीमा यानी किसान कल्याण के लिए कदम कदम पर सरकार प्रयासरत है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत का गौरवगान करने में भी उतनी ही सजग है। इसी क्रम में उन्होंने गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र पहुंचकर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये स्मारक साल 1979 से साल 1985 तक चले असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बना है। स्मारक में शहीद हुए लोगों की प्रतिमा दीर्घा भी है। डिब्रूगढ़ से अजीत और गुवाहाटी से अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कितनी महत्वपूर्ण रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा, असम के लिहाज से ही नहीं, पूर्वोत्तर के लिहाज से, पूर्वोत्तर के साथ साथ जो पूरा क्षेत्र है उस लिहाज से ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं। खास दो मेहमान जुड़े हैं। रवि कपूर जी, जो कि मुख्य सचिव रह चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं असम सरकार में, और साथ ही साथ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में पूर्व सचिव रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि कपूर जी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं रविशंकर रवि जी, जो कि दैनिक पूर्वोदय के संपादक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर रवि जी। सबसे पहले रवि कपूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखें, चाहे वो नए टर्मिनल का विस्तार हो, हवाई कनेक्टिविटी की क्षेत्र हो, या फिर आज नए अमोनिया यूरिया संयंत्र का, और इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है असम ही नहीं समूचे पूर्वोत्तर में विकास कार्यों की। बहुत सारे राज्य जहां पर पहली बार रेलवे पहुंची, बहुत सारे राज्य जो पहली बार मुख्यधारा में विकास के जुड़े। किस लिहाज से देखते हैं कि आज असम ही नहीं, पूर्वोत्तर के लिए और पूर्वोत्तर के बाद आगे जाकर अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए असम एक नेतृत्वकारी प्रवेश द्वार बन रहा है, पूर्वी प्रवेश द्वार बन रहा भारत का? देखिए, पिछले कई अब एक दशक से ज्यादा हो गए, और जिस तरीके से भारत सरकार ने काम किया है, हमें याद है हम लोग ने जब सर्विस ज्वाइन की थी 80s में, तो हर छोटे छोटे किसी भी, जैसे भी आज फर्टिलाइजर प्लांट है, या कोई रेल डबलिंग है, या एयरपोर्ट है, आज एक्सपेंशन का नया टर्मिनल खोला गया है, तो ये सब छोटी जो प्रोजेक्ट्स थे, इन सब के लिए कई वर्षों तक लगातार आंदोलन होते थे। एक प्रोजेक्ट के लिए, हर चीज के लिए, हर डिमांड के लिए एक आंदोलन होता था, और भारत सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती थी। मैं ये 80 और 70 और 80 दशक की बात कर रहा हूं। आज ये एक नॉर्मल सी प्रवृत्ति है, और नॉर्मल तरीके से सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, और जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा जोर दे करके काम हुआ है, ये बहुत सराहनीय काम, बहुत ही सराहनीय काम है। जो मुझे याद है, आज तो बहुत आसाम के लोगों को बहुत बहुत बधाई दी जा सकती है, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा नया टर्मिनल खुला है। हमें याद है 80 के दशक में यहाँ पर इस समय एक फ्लाइट चलती थी, वो भी हफ्ते में 3 दिन दिल्ली से। आज अंततः 80 करीब फ्लाइटें चलती हैं, उड़ती हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट से, और वो 7th और 8th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है हिंदुस्तान का।
तो ये एक इसी बहुत डिफाइंड स्कीम के तहत ये सब काम हो रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि ये कहीं ऊपर से उतर के आ गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से कदम कदम पे, जैसे मैंने बताया ना, आज जैसे फर्टिलाइजर प्लांट है या आज एयरपोर्ट है, ये अगर अभी अब इसको अगर हम 80 के दशक में ले जाएं, 70 के दशक में ले जाएं, तो इसके लिए लगातार 3-4 साल 5 साल आंदोलन होता। निश्चित तौर से। और एक जो पैराडाइम शिफ्ट है पूर्वोत्तर को लेकर, जो नजरिया है वो कहीं ना कहीं बदला है। रविशंकर रवि जी, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी स्वरूप दिया। प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रियों के वहां पर रात्रि प्रवास, हर कोई ना कोई मंत्री वहां पर पहुंचेगा, रात रुकेगा, वहां की जमीनी हकीकत को जानेगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया, ये पूरी तरीके से सबके लिए निश्चित कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं असम में? एक तो कनेक्टिविटी के लिहाज से जो नए टर्मिनल का उद्घाटन और अमोनिया यूरिया संयंत्र, रवि कपूर साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों के लिए आंदोलन होते थे और बड़े बड़े सौगात आज पूर्वोत्तर को मिल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रवि जी ने बहुत सही कहा कि वो दौर हम लोगों ने देखा है गुवाहाटी में कि एक परियोजना के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कितनी बार मांग करनी पड़ती थी। लेकिन अभी स्थिति यह है कि केंद्र सरकार खुद आगे बढ़कर परियोजनाएं न केवल बना रही है, उसे एक चरणबद्ध, एक समयबद्ध, इसके अनुसार उसको वो पूरा कर रही है। और ये जो टर्मिनल है ये बहुत ही जरूरी था जो प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, क्योंकि अब जो गुवाहाटी में कनेक्टिविटी बढ़ी और जितने फ्लाइट्स बढ़े हैं, प्राय देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ गुवाहाटी की सीधी कनेक्टिविटी है, तो यात्रियों को कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो रही थी इस नए एयरपोर्ट की वजह से। और ये जो प्लान है केंद्र सरकार का कि पूर्वोत्तर को दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधे जोड़ा जाए, यहाँ से सीधे वहां के लिए फ्लाइट जाए, तो निश्चित रूप से एक वैसी ढांचागत चीजें चाहिए। प्रधानमंत्री का इस दौरे से 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हुई और एक चीज तो लीक से हटकर हुई। जैसे फर्टिलाइजर कारखाना नए यूनिट का उन्होंने शिलान्यास किया है और वहां पर भी काम होगा, क्योंकि वह बहुत लंबी मांग थी और काफी दिनों से उसको चालू करने की मांग थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वो हुई कि शहीद उद्यान में, शहीद स्मृति उद्यान में प्रधानमंत्री का जाना और असम के शहीदों को श्रद्धांजलि देना, यह असम के जनता की भावनाओं से और अधिक जुड़ना हो गया, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस तरह से वहां पर गया है और असम आंदोलन से असम के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जी। और जब उनके शहीदों का सम्मान देश का प्रधानमंत्री करता है, वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करता है, तो निश्चित रूप से वह असमिया जनमानस के मन को छूता है। तो सिर्फ विकास के स्तर पर काम नहीं हो रहा है, लोगों के भावना के भावनात्मक स्तर स्तर पर पर भी, भी। लोगों जी। की भावनाओं को भी सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस ऐसे प्रयासों की वजह से अलग अलग टुकड़े में जो छोटे मोटे अलगाववाद के स्वर उठते हैं, उनको जन समर्थन इसलिए भी नहीं मिलता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के प्रति जिस तरह से विकासमुखी व्यवहार किया, अपनापन जी। दिखाया, उसका असर पूरे उत्तर पूर्व में दिख रहा है। दिखाई अब देता है। जो केंद्र सरकार अशांति की की कहीं ना योजनाएं कहीं बिक धरती थी, गई। शांति और समृद्धि के पर्याय के रूप में तेजी से समूचा पूर्वोत्तर उभरा है। रवि कपूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यूरिया अमोनिया संयंत्र की जो भूमि पूजन किया गया, इससे पहले देखिए लंबी फहरिस्त है, चाहे रामगुंडम तेलंगाना में या फिर गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में जेवीसी की जो कंपनी थी, बरौनी की कंपनी थी, बहुत सारे ऐसे यूरिया संयंत्र थे जो कि समाप्त हो गए थे, फंक्शनिंग नहीं थे। और यूरिया एक बहुत बड़ा किसान कल्याण से, उत्पादकता से जुड़ा हुआ मसला है। तब भी जबकि प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि कमतर यूरिया का उपयोग हो, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने का है। किस तरीके से देखते हैं कि एक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, चाहे यूरिया अमोनिया पोटास, इन सबके उर्वरकों की खरीद पर लंबा इंपोर्ट करना पड़ता है, आत्मनिर्भरता के लिहाज से उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, हिंदुस्तान के कुछ ही चुनिंदा स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जहां पर तेल और गैस का उत्पादन होता है। जी। उसमें से एक असम है।
असम एक ऐसा प्रदेश है जहां पर तेल और गैस का उत्पादन या खोज हुई, उसके बाद वहां पे प्रोडक्शन होता है। अब ये जायज सी बात है कि गैस की बेस्ड या ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री या रिफाइनिंग है या गैस क्रैकर प्रोजेक्ट है या फर्टिलाइजर प्लांट है, ये सब वहीं होने चाहिए जहां पर ये सोत्र होता है। जी। और ये नामरूप फर्टिलाइजर आज नहीं है, फर्टिलाइजर प्लांट बहुत पुराना है, और ये बहुत पुराने दिन से ये बात चल रही थी कि इसको नया यूनिट लगाया जाए, क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल जो इसका प्राय जो मूलतः रॉ मटेरियल है वो गैस है, और गैस आपके बगल में हो रही है। और आप, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने भाषण में बोला कि हम आज भी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, जब हमारे पास रॉ मटेरियल है, जब हमारे पास गैस जो कि मेन इंग्रेडिएंट है जिससे कि ये यूरिया बनता है, अगर हमारे पास अवेलेबल है, हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, भारी मात्रा में रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और भारी मात्रा में रशिया से इसलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वहां पर ऑयल एंड गैस, अब हम जिस जिस धरती पे बैठे हैं जहां ऑयल और गैस है, जहां जी। पर गैस है, वहां पर ये बहुत ही इंटेलिजेंट काम है कि हम वहां पर ही फर्टिलाइजर बनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और ये अकेला कदम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि गैस बेस्ड वहां पर गैस क्रैकर प्रोजेक्ट लगा, जी। पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट लगा जी। है। असम एक ऐसी प्रदेश है जहां पे 4 रिफाइनरीज हैं गैस ऑयल बेस्ड, जो क्रूड बेस्ड। तो ये एक धीमे धीमे निरंतर आगे बढ़ता हुआ प्रदेश नॉर्थ ईस्ट, और ये बढ़ता हुआ नॉर्थ ईस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एक, जैसे मैंने बोला, एक बहुत डिफाइंड तरीके से, बहुत फोकस तरीके से काम हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जी। अब अ, आपने थोड़े दिन पहले सुना है कि एक बहुत भारी 25,000 करोड़ का वहां पे प्लांट टाटा लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स का। अब ये देखिए, ये सब आप अकेले में मत देखें, इस एक फर्टिलाइजर हाँ, प्लांट इसको को पूरी अकेले में मत टोटेलिटी में देखिए। देखना होगा कि किस हाँ, तरीके से, एक चाहे आप वो ये कृषि हो। एयरपोर्ट को अकेले मत देखिए, जी। ये एक टोटलिटी में देखिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत भारी एक कैनवस बन रहा है। जी, वो एक नया स्टैंडर्ड बन रहा है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो औद्योगिक गतिविधियां हो, या फिर औद्योगिक प्लांट हो। रवि शंकर राय, रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं असम के अलावा समूचे पिछले 11 वर्षों में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हवाई संपर्क में काफ़ी छलांग, 10 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनकर तैयार हुए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में। ब्रह्मपुत्र पर बोगीबिल ब्रिज हुआ, बना, भूपेन हजारिका जी के लिए समर्पित ब्रिज का लोकार्पण हुआ। कैसे देखते हैं कनेक्टिविटी के अलावा, चाहे हवाई क्षेत्र हो, चाहे वो रेल यातायात हो, चाहे सड़क यातायात हो, चाहे पुल का निर्माण हो, और असंभव परियोजनाओं को भी संभव किया गया है। देखिए, पूर्वोत्तर में जो अनछुआ सौंदर्य था, जो हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा था, लेकिन कनेक्टिविटी की वजह से पर्यटक वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। जब से कनेक्टिविटी बढ़ी है, जी। ब्रह्मपुत्र पर भूपेन हजारिका के नाम पर जो पुल बना है, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश में टूरिस्टों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां पर एकोमोडेशन का अभाव हो रहा है। जहां पर कुछ ही अनिनी, बहुत ही दुर्गम जगह थी पहले, वहां तक सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल था, चीन सीमा से कुछ पहले है। तो ये एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है, वहां तक सड़क बन गई है और कई नदियों पर पुल बने हैं जो रास्ते में है। अब वहां पर रिजोर्ट बन रहे हैं और वहां पर लगातार टूरिस्टों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अरुणाचल में कई नए नए डेस्टिनेशन बने हैं टूरिस्टों के लिए। मेघालय में पहले लोग शिलोंग जाते थे, अब शिलोंग से बहुत आगे तक लोग वहां तक जाने लगे हैं। इसके अलावा मिजोरम में जो आइजल तक, जो सायरंग तक जो राजधानी जैसी ट्रेन पहुंचने लगी और जो नई रेल लाइन बनी, तो पहले कनेक्टिविटी की वजह से ये समस्या थी। अब गुवाहाटी या देश के किसी भी हिस्से से सायरन और मिजोरम आइजल जो है पहुंचना आसान हो गया, तो वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है। और इस बार के केंद्र के बजट में जो प्रधानमंत्री ने टूरिज्म पर विशेष फोकस दिया था, जी। उसका असर असम और नॉर्थ ईस्ट पर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री खुद काजीरंगा में रात बिता कर गए, उसका इंटरनेशनल टूरिस्ट का फ्लो साफ दिख रहा है। और असम के अन्य क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं पर्यटन का विकास हुआ है और पर्यटन
तो पहले से ही था, लेकिन अब टूरिस्टों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कनेक्टिविटी का सीधा लाभ जो है वह टूरिज्म में दिख रहा है। जो वो स्पष्ट तरीके से दिख रहा। जी रवि कपूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे रविशंकर जी कह रहे हैं कि जो अनछुआ सौंदर्य था, जो अनछुए क्षेत्र थे, जो अनछुआ समूचा पूर्वोत्तर था, वहां तक लोगों की पहुंच पड़ रही। कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर जाना अगर एक नजरिए से देखा जाए तो पनिशमेंट पोस्टिंग जैसी मानी जाती थी एक जमाने में। लोगों में बहुतायत यात्रा तादाद में पर्यटकों का पहुंचना और बहुतायत ऐसी क्षेत्र को छूना, चाहे वो जलमार्ग परियोजनाएं हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र पर रोरो फेरी सेवाओं की शुरुआत हो, या फिर जो जलमार्ग हैं उनको सक्रिय किया जाना हो, तो जो अनछुआ सौंदर्य था और जो अनछुए विकास के पहलू थे उनको भी समग्रता से छुआ गया है पिछले 11 वर्षों में। ये 5 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एक पॉलिटिकल, में आपको 6 चीज के बारे में बताता हूं। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये जो आपने आज देखा कि हवाई जो यातायात बढ़ा, एयरपोर्ट्स बढ़े, एयर फ्लाइट्स बढ़ी, उसके वजह से जो मूवमेंट हुआ, एक। दूसरा, वहां पे टेलीकॉम का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग हो गया। पहले बहुत बुरी हालत थी, अब वो बहुत जबरदस्त अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ में बढ़िया कनेक्टिविटी है वहां पर। तीसरा, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत जबरदस्त फैला हुआ है। आप अगर आप आज से 40 साल या 30 साल पहले के असम को देखते या नॉर्थ ईस्ट को देखते, और आज में इतना जमीन आसमान का फर्क है। और पिछले खास तौर से 10 साल में जितना जबरदस्त काम हुआ है, इस पे काम हुआ। फिर रेलवेज पे सिंगल लाइन होती थी बहुत जगह, एक ब्रॉड गेज नहीं था सब जगह, मीटर गेज पे चलती थी। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से काम हुआ, ये एक गेम चेंजर है, कंप्लीट गेम चेंजर है। और 2 चीजों के लिए, एक तो यहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से, जैसे आपने बताया, आज इंडस्ट्री आ रही है, और इंडस्ट्री आने की वजह से इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अलगाववाद प्रवृत्तियां जो होती हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से होती हैं, मोरलेस। आज वहां पर लोगों को एक उम्मीद जागी है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों को धंधा मिल रहा है। आज टूरिज्म फैल गया, तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। अब ये सब होने के चलते जो वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत आगे, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे रवि जी। एक पॉलिटिकल इशू मैं जरा बताऊंगा आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है जो हम एज एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट को पॉलिटिकली उन्होंने मेन स्ट्रीम किया है पूरे भारतवर्ष के साथ, मुख्य धारा में लाया गया। जी, ये मुख्य धारा में जो लाया गया है, ये हम समझते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तरफ, और पॉलिटिकल मुख्य धारा में नॉर्थ ईस्ट को लाने का जो पहल और जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, ये अपने में ही मैं समझता हूं कि बहुत भारी सफलता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत स्पष्ट नीयत से नीतियों का निर्माण और नजरिया जो परिवर्तन हुआ है, निश्चित तरीके से वो लोगों के व्यवहार में भी दिखता है। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के असम दौरे की, और कैसे असम समूचे पूर्वोत्तर ही नहीं, समूचे भारत के लिए, दुनिया के लिए भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार बन रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। रवि कपूर जी, जो कि पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं असम सरकार में और केंद्र सरकार में वस्त्र मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, और रविशंकर रवि जी दैनिक पूर्वोदय के संपादक हैं। चलते चलते संक्षिप्त कमेंट रविशंकर रवि जी आपसे, कि किस तरीके से देखते हैं आज असम ही नहीं, असम तो पूर्वोत्तर ही नहीं, देश के विकसित भारत के सपने में अपना योगदान देगा ही। अहोम साम्राज्य का जो गरिमा थी उसके स्थापना के अनुसार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि असम के विकास और विरासत और विकास दोनों को संरक्षित किया जाएगा।
किस तरीके से देखते हैं आज समृद्धि की नई राह पर समूचा पूर्वोत्तर है? जैसा कि रवि कपूर जी कह रहे थे कि अशांति हुआ करती थी, इंसर्जेंसी हुआ करती थी, अलगाववाद होता था, आज पर्यटन, सुख, समृद्धि, और वहां पर देखते हैं कि एक नया प्रवेश द्वार। देखिए, पूर्वोत्तर के साथ सबसे बड़ी चीज है कि लोग आवेगिक होते हैं, भावुक है। पूर्वोत्तर के लोग बहुत ज्यादा भावुक है और वो अपनी स्वायत्तता को लेकर बहुत ही सचेत रहते हैं। वह विकास भी चाहते हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों को पहचाना है कि विकास के साथ विरासत भी सुरक्षित रहे। इसीलिए जब वो अहोम राज्य की बात करते हैं और जो असम के जो वैसे प्रतीक लाचित बरफुकन, उनको वह सम्मानित करते हैं। असम के शहीदों की स्मृति में बना शहीद उद्यान जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो दूसरी तरफ वह नामरूप कारखाने के नए यूनिट का शिलान्यास भी करते हैं। नए पुल और नए टर्मिनल का अगर उद्घाटन करते हैं तो लोगों की भावनाओं को भी समझने का और सहलाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें जब एक साथ चलती है तो कहीं ना कहीं वह जो एक लोगों के मन में जो एक पहले हिचक थी कि केंद्र सरकार हमारी उपेक्षा करता है, और उसका लाभ उठाकर कई भूमिगत संगठनों ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी उत्तर पूर्व को, लेकिन केंद्र सरकार की जो व्यवहार रहा है पूर्वोत्तर के प्रति पिछले 10-11 वर्षों में, उसका स्पष्ट अब असर दिख रहा है। लोग उमड़ते हैं और यहाँ पर ना तो भाषा का कोई विरोध है, ना भाषा का संकट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाषाएं एक साथ आगे बढ़ रही हैं, आगे जा रही जी। और सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्र की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में, भावना की मुख्य धारा में समूचा पूर्वोत्तर शामिल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर रवि जी। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम का ये दौरा स्पष्ट करता है कि नीयत अगर साफ हो, नीतियां अगर स्पष्ट हो, तो किस तरीके से नजरिया बदला जा सकता है, किस तरीके से शांति और समृद्धि की नई इबारत लिखी जा सकती है। और यह स्पष्ट करता है कि असम ही नहीं, समूचा पूर्वोत्तर भारत की विकास गाथा में अपना योगदान तो कर ही रहा है, भारत का पूर्वोत्तर पूर्व का नया प्रवेश द्वार भी बन रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।